हेलो एंड वेलकम टू मोसमनी एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की लेसन हम शुरू करेंगे। इसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल यानी एक छोटी सी लड़की की डायरी में से। यानी हमें एक छोटी सी लड़की की एक डायरी है, उसका कुछ हिस्सा पढ़ना है इसमें। तो ये खास डायरी है और ये खास लड़की है। इसका नाम है एना फ्रैंक। कुछ लोग इसको मिस्टीरियसली एनी फ्रैंक पढ़ते हैं। एनीवेज, पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि राइटर कौन थी, क्या हुआ था इसके साथ। कहते हैं एना फ्रैंक पैदा हुई थी 12 जून को 1929 ईस्वी में और ये मर गई फरवरी या मार्च 1945 ईस्वी में। यानी वेरी यंग ये मर गई। ये हॉलोकॉस्ट विक्टिम थी। यानी हॉलोकॉस्ट जो जूस के खिलाफ नाजीज ने एक वार छेड़ी थी हिटलर के दौर में। तो उसमें ये यानी इसकी पूरी फैमिली, शायद इसका बाप ही बच गया था इसकी फैमिली से। ओटो फ्रैंक उसका नाम था। बाकी एना फ्रैंक भी शायद कंसंट्रेशन कैंप में ही मर गई थी। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे सम एंड सबस्टेंस। कहते हैं ये जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल थी। यानी जर्मनी में पैदा हुई थी, एक यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फादर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। कहते हैं कि ये एना फ्रैंक जो है, ये एक यहूदी लड़की थी, जर्मन बॉर्न थी, जर्मनी की यहूदी लड़की। और ये लिख रही थी ये डायरी जबकि ये छुपी हुई थी। इसकी पूरी फैमिली और फैमिली के कुछ और दोस्त थे, 4 दोस्त, ये छुपे हुए थे एम्स्टर्डम में। कब? जब जर्मन ने यानी नाजीज ने पावर गेन किया था किस पर? नीदरलैंड्स पर वर्ल्ड वॉर 2 में। तो बहुत सारे यहूदी जर्मनी में छुप रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो एना फ्रैंक भी उन्हीं यहूदी लोगों में से थी और उसका फादर ओटो फ्रैंक। तो ये भी छुपे हुए थे, लेकिन ये साथ साथ एक डायरी मेंटेन कर रही थी। ये डायरी लिख रही थी। उसी डायरी के कुछ पन्ने हम पढ़ेंगे। एनीवेज, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। कहते हैं जब नाजियों ने ताकत हासिल की, कब्जा हासिल किया जर्मनी पर, तो एना फ्रैंक की फैमिली कहाँ चली गई? एम्स्टर्डम। वो थोड़ा सेफ था। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सपेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। क्योंकि नीदरलैंड्स में भी नाजियों की जो ऑक्यूपेशन है, फौज है वगैरह, वो वहाँ तक पहुँची। नाजियों ने उस पर भी, एम्स्टर्डम भी यानी हुकूमत करना शुरू किया, उस पर भी कब्जा किया। तो ये फंस गई। यानी ओटो फ्रैंक, एना फ्रैंक और बहुत सारे यहूदी। एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, चूंकि जो यहूदियों का कत्लेआम बढ़ रहा था, द फैमिली वेंट इन हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो 1942 ईस्वी में ये खानदान छुप गया। इन हिडन रूम्स इन हर फादर, उन यानी खुफिया कमरों में छुप गए ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। यानी ओटो फ्रैंक, एना फ्रैंक का जो फादर था ओटो फ्रैंक, उसकी ऑफिस बिल्डिंग जो थी, वहाँ पर उन्होंने कुछ खुफिया रूम्स बनाए थे। तो वो उन्हीं कमरों में छुप गई, अपने ही ऑफिस में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब ये 2 साल ऐसे ही छुपे रहे, द ग्रुप वाज बिट्रेड, इस फैमिली को, इस ग्रुप को धोखा दिया गया और पकड़ा गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और इनको ट्रांसपोर्ट किया कंसंट्रेशन कैंपस में। यानी कंसंट्रेशन कैंप उस जगह को कहते हैं जहाँ पर यहूदियों को कैद किया जाता था या कत्ल किया जाता था या टॉर्चर किया जाता था। Where Anna Frank died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank's death। तो एना फ्रैंक जो कि ये लोग फंस गए, फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट किया नाजी फौज ने, नाजी हुकूमत ने। और एनी फ्रैंक या एना फ्रैंक वहाँ पर टाइफस से मर गई। उस जगह का नाम था जहाँ पर ये मर गई, उसका नाम है बर्जन-बेल्सन। कब मर गई? कुछ ही दिन बाद, अपनी बहन की मौत के बाद। यानी इसकी बहन मार्गॉट फ्रैंक थी, मार्गॉट फ्रैंक मर गई, तो उसके कुछ दिन बाद एना फ्रैंक भी मर गई। मीनिंग दोनों कंसंट्रेशन कैंपस में ही, नाजी के जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंपस में ही मर गई, दोनों बहनें। हर फादर ओटो फ्रैंक, अब रहा उनका बाप ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। वो जो ग्रुप पकड़ा गया था, उस ग्रुप में सिर्फ एक ही बचने वाला ओटो फ्रैंक
बच गया, सर्वाइव कर गया, रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो वापस आया फिर एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ वो वापस गया अपने जहाँ वो रहती थी पहले। क्यों? टू फाइंड दैट हर डेयरी हैड बीन सेव्ड, ताकि ये एना फ्रैंक की उस डेयरी को वापस लाने गया या देखने गया कि क्या उसकी डेयरी अब भी सलामत है कि नहीं, यानी ये अपनी बेटी की डेयरी वापस लाने गया ओटो फ्रैंक। Convinced that it was a unique record, he got it published in English under the name The Diary of a Young Girl in 1952. फिर ओटो फ्रैंक ने जब वो डायरी पढ़ी, उसको लगा कि ये डायरी कोई मामूली डायरी नहीं है बल्कि गैर मामूली डायरी है। वो मुतमईन हो गया कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ख़ास रिकॉर्ड है, उस लड़की ने रिकॉर्ड किया है चीज़ों को, वाक़ात को, हालात को उस ऑक्यूपेशन के वक़्त। तो उसने उस किताब को पब्लिश किया इंग्लिश में और उसका नाम था फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो यह है एना फ्रैंक की फ़ोटो उस डायरी में। तो वो इस फोटो में कहती हैं, दिस इज़ ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, कि ये मेरी वो फ़ोटो है कि मैं चाहती हूँ खुद के बारे में कि मैं ऐसी ही दिखूँ हमेशा। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, शायद फिर मैं कभी हॉलीवुड में जा सकूँ, मूवीज़ इंडस्ट्री में, वट एवर। ये एना फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 में कह रही है डायरी में। सो पैथेटिक, लेकिन बेचारी कुछ ही साल कंसंट्रेशन कैंप में ये मर गई। एनीवेज, और कुछ है थोड़ा इनके बारे में। द डायरी वॉज गिवन टू एना फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे। दरअसल डायरी एना फ्रैंक को मिली थी अपनी 13वीं जन्मदिन के दिन पर। एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी ABCDEFGH के ऑर्डर या डेट के ऑर्डर में, डेट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी आज कौन सी डेट है, कल कौन सी डेट है, इसी डेट के एतबार से, क्रोनोलॉजी के एतबार से इसने इस डायरी में वाक़ात और हालात को कलमबंद किया है इस लड़की ने, एना फ्रैंक ने, अपनी इस डायरी में। और इस डायरी को 12 जून 1942 में पहली एंट्री की गई, एना फ्रैंक ने लिखा है पहली डेट, और उसमें कुछ दर्ज किया, कुछ वाक़ा, हालात और वाक़ात। फिर फाइनल एंट्री जब उसने आखिरी बार उस डायरी में लिखा था, फिर वहाँ से वो भाग गई, डायरी को पीछे छोड़ गई थी, एम्स्टर्डम भाग गई थी वो फैमिली के साथ, तो डायरी पीछे छोड़ी थी। तो वो हालात जो उनके साथ क्या हुआ कंसंट्रेशन कैंप में वगैरह, इसका जिक्र नहीं मिलता इस डायरी में। एनीवेज, 1944 की आखिरी एंट्री, 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944 आखिरी एंट्री है उस डायरी में। इट वॉज इवेंचुअली translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। और इसमें इसको आखिर पर ओटो फ्रैंक ने ट्रांसलेट कराया, यानी चूंकि ये डच लैंग्वेज में थी, क्योंकि एना फ्रैंक, ओटो फ्रैंक, उनकी फैमिली की, उस फैमिली की या उन जूस की लैंग्वेज डच थी, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। तो ये किताब बन गई दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब, यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो ओटो फ्रैंक ने इसका टाइटल दिया, ये किताब बन गई दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। इतना नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस किताब पर, इस डायरी पर बहुत सारी फिल्म्स बनाई गई, यूट्यूब पे भी हैं, आप देख सकते हैं। टेलीविज़न के कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं, थिएटर प्रोडक्शन हुए, ड्रामा वगैरह, यहाँ तक कि ओपेरा भी। ओपेरा वो म्यूज़िक होता है, जैसे वो रशियंस का वो सैड सा, आप इसका ओपेरा भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है इस डायरी का। यानी वो म्यूज़िक के ज़रिए से कोई कहानी बताना, लेकिन वो म्यूज़िक ये नहीं होता है, वो वो एक्शंस उसमें होते हैं, उस म्यूज़िक में डांसिंग होती है, एक्शंस होती हैं, और म्यूज़िक सॉफ्ट होता है और टेरेबल होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको डर लग जाएगा ओपेरा जब आप सुनेंगे यूट्यूब पे। आप देखना ये वीडियो यूट्यूब पे, एना फ्रैंक एज इन ओपेरा, तो आपको समझ आएगा। वो एक्शंस के ज़रिए हालात बताते हैं उसमें, कैरेक्टर जो होता है या डांसर जो होता है। तो इस डायरी पर ओपेरा, फिल्म प्रोडक्शंस, थिएटरिकल प्रोडक्शंस, टेलीविज़न शोज़ बने, यहाँ तक कि बहुत सारी कुछ फिल्में भी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। चूँकि ये किताब जो है, ये लगती है, ये किताब डिस्क्राइब करती है, बयान करती है कि ये काम जो है, यानी ये डायरी लिखने का काम जो है, ये किसी बच्चे का काम नहीं है, ये किसी मैच्योर माइंड का है, और इंसाइटफुल यानी समझदार, यानी जिसकी सोच काफ़ी गहरी हो। तो
ऐसा लगता है ये डायरी पढ़ के कि ये किसी बच्ची ने नहीं, बल्कि किसी मैच्योर इंसान ने लिखी है और जिसका दिमाग काफ़ी अंदरून तक सोचता था, जबकि ये 13 साल की लड़की थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाज़ी ऑक्यूपेशन। इतना ही नहीं, इस डायरी में हमें ऐसे इंटीमेट एग्जामिनेशंस का पता चलता है, मतलब काफ़ी शदीद बातों का पता चलता है कि नाज़ी के दौर हुकूमत में लोगों की या यहूदियों की डेली लाइफ कैसे हुआ करती थी। यानी कैसे यहूदी बेइज़्ज़ती की ज़िंदगी गुज़ारते थे, कैसे उन पर तरह-तरह की सख्तियाँ, ज़ुल्म ज़्यादतियाँ होती थीं। तो इस डायरी में उसका काफ़ी ज़बरदस्त एग्ज़ामिनेशन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, काफ़ी शदीद और इंटीमेट। Anna Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. इसलिए इस डायरी की वजह से, उन इंटीमेट एग्जामिनेशंस ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन की वजह से लोगों ने, पूरी दुनिया ने एना फ्रैंक को बनाया है सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला हॉलोकॉस्ट विक्टिम। यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने अगर किसी हॉलोकॉस्ट विक्टिम पर बात की है तो वो है एना फ्रैंक। तो हॉलोकॉस्ट मैंने कहा किसको बोलते हैं? जिनको ज्यूज को, किसी ग्रुप को मारना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और व्हाटएवर। तो अब हम कहानी की तरफ आते हैं। पहले ये छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे। ओके। एना टॉक्स टू हर फ्रेंड्स अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कहते हैं जो एना फ्रैंक है, ये अपनी डायरी, ये हम डायरी, इसके डायरी का हिस्सा है। हाँ, तो एना फ्रैंक के बारे में है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती हैं आम चीज़ों की, रोज़ाना रोज़मर्रा चीज़ों के बारे में बात करती हैं, आम चीज़ों की बात करती है। परहैप्स शी इज़ इन सर्च ऑफ रियल फ्रेंड टू whom शी कैन ओपन हर हार्ट। शायद वो किसी सच्चे, अच्छे, सही दोस्त, असली दोस्त की तलाश में है एना फ्रैंक, जिसके सामने टू whom शी कैन ओपन हर हार्ट, जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख दे। शायद एना फ्रैंक एक सच्चे दोस्त की तलाश में है, जिस दोस्त के सामने एना फ्रैंक अपना दिल खोल कर बयान कर सकती है, अपने राज शेयर कर सकती है। शी फाइंड्स ए फ्रेंड एंड कॉल्स इट किटी। अब एना फ्रैंक को मिलती है एक दोस्त, जिसका वो नाम रखती है किटी। इट इज हर डायरी in which she does not jot down the facts but also pens down her most intimate feelings. तो एना फ्रैंक अब एक इंसान पर तो भरोसा करती ही नहीं है, तो वो एक डायरी को दोस्त बनाती है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करती हैं। उस डायरी का नाम है किटी। तो अपनी डायरी में न सिर्फ वो जॉट डाउन करती हैं यानी लिखती हैं द फैक्ट्स, सच्चाइयाँ, हकीकतें, बट ऑल्सो बल्कि पेन्स डाउन, बल्कि लिखती हैं हर मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स, अपनी सबसे ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स के बारे में भी। यानी वो जो शेयर नहीं कर सकती है इंटीमेट बातें किसी के साथ, किसी दोस्त सहेली के साथ, वो एना फ्रैंक शेयर करती है अपनी इस डायरी के साथ। तो यहाँ पर दो फ्रेजेस आए हैं, जॉट डाउन, पेन्स डाउन। दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट डाउन करना। In this lesson, she also provides us a brief sketch of her life and her emotional association with her grandmother. इस लेसन में एना फ्रैंक हमें प्रोवाइड करती है, बताती है क्या, ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी का एक मुख्तसर खाका पेश करती है, अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर खाका निगारी करती है, बयान करती है अपनी ज़िंदगी की हालात ज़िंदगी वगैरह। और क्या बयान करती हैं? एंड हर इमोशनल एसोसिएशन विद हर ग्रैंड मदर। और वो अपनी दादी के साथ जो उसका इमोशनल एसोसिएशन है, यानी जज्बाती राबिता, जज्बाती रिश्ता अपनी दादी के साथ, उसका भी जिक्र एना फ्रैंक अपनी इस डायरी में करती है। She also presents a picture of a classroom situation in which Mr. Kissing, maths teacher, is annoyed with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. She also presents a picture of classroom situation. एना फ्रैंक अपनी डायरी में एक पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट करती है, हमारे सामने एक तस्वीर रखती है। किस चीज़ की? अपने क्लासरूम की हालत की। यानी अपने क्लासरूम को भी दर्शाती है एना फ्रैंक अपनी डायरी में, अपने क्लासरूम के बारे में बताती है, उसकी एक तस्वीर कशी करती है, जिसमें जिस क्लासरूम में क्या होता है, मिस्टर केसिंग उसका एक टीचर होता है। ये इसने डायरी में लिखा है, नोट रहे। तो जिस डायरी में एना फ्रैंक लिखती है, वो कहती हैं कि फिर वो क्लासरूम के बारे में बात करती है, कहती है
कि हमारा क्लासरूम होता था, ऐसे होता था, उसमें हमारा मैथ टीचर होता था मिस्टर केसिंग्स। ही इज़ एनॉयड विद हर, और मिस्टर केसिंग क्या होता है, एनॉय है एना फ्रैंक से, तंग आ चुका है एना फ्रैंक से, परेशान है एना फ्रैंक से, उसका मैथ टीचर। एंड एजाइनस हर टू राइट एन एसे ऑन ए शटरबॉक्स, इसलिए मिस्टर केसिंग मैथ टीचर एना फ्रैंक को बार बार सजा देता रहता है, वो तंग आ चुका है उससे, और मिस्टर केसिंग उसको एजाइन करता है, होमवर्क रखता है, यानी असाइनमेंट देता है, होमवर्क रखता है, उसको काम देता है कि तुम ऐसे लिखो, मजमून लिखो, ए शटरबॉक्स, एक बकवासी, यानी बकवासी पर एक मजमून लिखो। शी हाउएवर जस्टिफाइज बीइंग ए शटरबॉक्स इन हर ऐसी, लेकिन एना फ्रैंक बहुत लिखने में, चूंकि इसने इतनी शानदार डायरी लिखी जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई, तो ऑफ कोर्स ऐसे तो शानदार ही होगा, तो उसने एक शानदार ऐसे लिखा था। उस ऐसे में उसने ईमानदारी से अपनी जस्टिफिकेशन दी, यानी उसने जस्टिफाई किया कि हाँ मैं सही में, उसने तस्लीम किया, कबूल किया कि वो सच में एक बकवासी लड़की है। दैट मेक्स मिस्टर केसिंग एलो एनी या एना टू टॉक इन द क्लास। तो चूंकि जब मिस्टर केसिंग वो मजमून देखता है, पढ़ता है, तो जो वो जस्टिफिकेशन देखता है एना फ्रैंक की, वो मुतासिर होता है, इसलिए मिस्टर केसिंग एलो करता है, इजाज़त देता है एना को क्लास में बकवास करने के लिए या बात करने के लिए। अब हम डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल टेक्स्ट पर जाएंगे, बट बिफोर डूइंग दैट, इफ़ यू आर न्यू हेयर क्लास, डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अब हम शुरू करने वाले हैं लेसन। Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. तो एना फ्रैंक कहती है, Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. किसी डायरी में लिखना सच में एक अजीब ही अनुभव है, अजीब ही तजुर्बा है किसी के लिए भी, for someone like me, जिस जैसे मेरे लिए, यानी किसी डायरी में लिखना, पहली बार लिखना किसी भी इंसान के लिए एक अजीब तजुर्बा है, जिस तरह मेरे लिए है अजीब मामला ये, यानी डायरी लिखना। यानी डायरी लिखना भी कोई आसान काम नहीं है। जब बिगिन करते हैं तो इंसान कहते हैं स्टार्ट कैसे करें, क्या लिखें, कैसे लिखें, कभी ये काम किया ही नहीं होता है। तो इस हिसाब से, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. तो एना कहती है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न सिर्फ इसलिए मेरे लिए डायरी लिखना अजीब मामला है कि मैंने कभी पहले डायरी लिखी नहीं, न सिर्फ इसलिए बल्कि ये भी वजह है, यानी किसी डायरी को लिखना अजीब है मेरे लिए इसलिए भी कि मैंने कभी पहले कुछ लिखा ही नहीं, बल्कि इसलिए भी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, बल्कि इसलिए भी मेरे लिए डायरी लिखना अजीब है क्योंकि मुझे लगता है दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स, कि जब वक्त गुजरेगा, लेटर ऑन यानी जब वक्त गुजरेगा इस डायरी के लिखने के बाद, न मैं, ये एना फ्रैंक कहती है खुद के बारे में, न मैं एज एना फ्रैंक नॉर एनीवन एल्स, न कोई भी जो ये डायरी पढ़ेगा, विल बी इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी नहीं लेगा, इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल, यानी एक 13 साल की स्कूल गर्ल की सोच समझ, डायरी, उसकी लिखावट, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं देगा। यानी एना फ्रैंक कहती है किसी भी शख्स के लिए डायरी लिखना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि न सिर्फ इसलिए मुश्किल है कि मैंने पहले डायरी लिखी ही नहीं, तो इसलिए भी मेरे लिए मुश्किल है, बल्कि इसलिए भी मुश्किल है मेरे लिए डायरी लिखना क्योंकि मुझे लगता है जब मैं डायरी लिखूंगी तो मैं छोटी सी लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं, फिर मेरे लिखने के बाद ना मुझे, यहाँ तक कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर मैं अपनी ही डायरी को पढ़ूंगी, फिर मैं कहूंगी अरे मैंने क्या बकवास लिखा था, यानी मैं भी दिलचस्पी नहीं लूंगी फिर उस डायरी में, या ना कोई दुनिया का इंसान मेरी डायरी में दिलचस्पी लेगा कि 13 साल की छोटी स्कूल गर्ल का क्या, उसने क्या लिखा होगा, क्या काम किया होगा इतना बड़ा कि हम उसकी डायरी पढ़ेंगे, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए ये दो पहले ही मेरे दिमाग में ये परेशानियां थी, तो मैं डर रही थी डायरी लिखना, मेरे लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। ओ वेल इट डजंट मैटर, लेकिन एना कहती है चलो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लिखना है तो लिखना है। I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. एना फ्रैंक कहती है अब जो होगा देखा जाएगा, लोग मेरी इस डायरी को फिर पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं ही कुछ साल के बाद जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं अपनी ही खुद की ही डायरी को पसंद फिर करूंगी या नहीं करूंगी, ये अलग बात है,
मुझे अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आई फील लाइक राइटिंग, बल्कि मुझे अभी लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, यहाँ तक कि मुझे इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने सीने से तमाम किस्म की चीज़ों को किसी के सामने रख दूँ। यानी मैं अपनी इस डायरी से अपने दिल के राज, सीने के राज, अंदर के राज खोल खोल कर बयान कर दूँ। ये मेरी ज़रूरत है। अब लोगों को फिर पसंद आए डायरी ना आए, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। इट डज़न्ट मैटर, इसने कहा है इस सेंटेंस में। हो गई 4 लाइनें दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब, वॉच कंप्लीटली, पूरा देखना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff baked notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो दूसरा स्टेंजा, तो कहती हैं एना फ्रैंक, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है इंसानों से। यानी एक कागज़ में, कागज़ के टुकड़ों में ज़्यादा सब्र रहता है इंसानों से। मतलब अगर आप डायरी में कुछ भी लिखोगे, कोई भी राज लिखोगे, तो वो आपका राज ही रखेगा वो कागज़, वो किसी को नहीं बताएगा, बस अपने तक ही रखेगा। हाँ, अनलेस उसको कोई और पढ़े। तो एना कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है इंसानों में सब्र नहीं होता है। उनके सीनों में, उनके दिलों में कोई बात पचती नहीं है, वो उस बात का बरमला इजहार करता रहता है। तो कागज़ ऐसा नहीं करता है, यहाँ तक कि कागज़ को दीमक खा जाए तो उस तरह उसके वो राज भी आहिस्ता आहिस्ता मिट जाते हैं। तो एना कहती है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड। मैं सोच रही थी इस सेइंग के बारे में, यानी इस ज़रबुल मिसल के बारे में, इस मुहावरे के बारे में मैं सोच रही थी कि कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है इंसानों से। मैं सोच रही थी इस बात के बारे में कब, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं महसूस कर रही थी थोड़ी सी गमगीन, एंड वाज सिटिंग एट होम, और मैं बैठी हुई थी घर में, विद माई शिन इन माई हैंड्स, जबकि मेरी टुडी मेरे हाथों में थी। कशीर पर गो हंगन असम अथस मज, सोचन परेशान, तो बस सोचन अत मुतलिक, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बोर्ड एंड लिस्टलेस, यानी उन दिनों में मैं इस मुहावरे के बारे में सोच रही थी जब मैं गमगीन थी, घर में बैठी थी, अपनी टडी अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, मैं बोरियत महसूस कर रही थी, और लिस्टलेस थी, बेकरार थी, इज़्तिराबी हालत में थी, परेशानी की हालत में थी। वॉन्डरिंग, मैं सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, उस वक्त मैं सोच रही थी कि क्या मैं अंदर ही बैठूं घर के, या घर के बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वायर आई वॉज, फिर आकर मैं रुकी जहां पर मैं थी। ब्रॉडिंग, मैं सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचा और क्या कहा, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज़ में ज़्यादा सब्र होता है बनस्बत इंसान की। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस बेक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी, चूँकि मेरा इरादा हरगिज़ नहीं है, मेरी प्लानिंग हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी भी को अपनी ये मतलब एरी गेरी, हाँ, यानी जिस पर मैंने ये अपने टूटे फूटे अल्फाज रकम किए, दर्ज किए, तो मेरा प्लान नहीं था उस वक्त। मैं नहीं चाहती थी, या मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इस डायरी को किसी दूसरे के लिए लिख रही हूँ कि दूसरा आके इसको पढ़े, जिसको इस नोटबुक को जो अक्सर कहा जाता है डायरी, यानी एना फ्रैंक उसको डायरी के ज़ुमरे में भी नहीं रखती, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामाज में रखा है डायरी वर्ड को। मीनिंग ये डायरी भी कहाँ है, ये तो थोड़ी ना डायरी भी है, लेकिन इसको लोग कहते हैं डायरी, तो मैं भी कहती हूँ। अनलेस
आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। तो एना फ्रैंक कहती हैं तब तक तो इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा, डायरी से ही, जो कि सच में डायरी, हकीकत में डायरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं ये डायरी है। तो इसी के साथ मुझे अपनी सारी बातें शेयर करनी होंगी तब तक, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, तब तक जब तक मुझे कोई असली दोस्त इंसान ना मिले, कोई सहेली ना मिले। फिर है ना कहती है इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, वैसे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, यानी इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं मुझे कोई दोस्त मिले या ना मिले, चलो मैं डायरी से ही गुजारा करती हूँ। मैं डायरी को ही, जिसको इसने नाम दिया है किटी, मैं अपनी इस डायरी किटी को ही उसके सामने ही अपने सारे दिल के हाल और अहवाल बयान करूँगी, सामने रखूँगी, यानी दर्ज करूँगी, लिखूँगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। तो ऐना कहती है, चलो मैं अब इस पॉइंट पर बात करूँगी कि किस चीज़ ने मुझे ज़ोर दिया कि मैं डायरी रखूँ। तो पहली बात ये है, इन द फर्स्ट प्लेस मीनिंग पहली बात तो ये है कि किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया है कि मैं डायरी रखूँ। कहते हैं ना ऐसे हम, तो मैंने क्यों डायरी लिखी है, किस चीज़ ने मुझे डायरी लिखने पर मजबूर किया, पहली बात तो ये है। तो इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है, पहली बात तो ये है कि मैंने क्यों मुझे लगा, महसूस हुआ कि मुझे डायरी रखनी चाहिए, खुद की दोस्त रखनी चाहिए जिसके सामने मैं अपने दिल के हाल बयान करूँ। क्यों? क्या है वो पहली बात? आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं है। यानी पहली बात तो ये है कि मेरे पास दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे इस डायरी को दोस्त बनाना पड़ा। ओके, नेक्स्ट पैरा। Oops. Okay, sorry, students. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and good home. No one, no, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो इस स्टेंजा में एना फ्रैंक क्या कह रही है, सॉरी, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। तो एना फ्रैंक कहती हैं चलो मैं अपनी बात को और वजाहत के साथ, सफाई के साथ पेश करती हूँ, सामने रखती हूँ कि क्यों मैं डायरी को दोस्त बनाना चाहती हूँ। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, चूंकि नो वन विल बिलीव, किसी को यकीन नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की मुकम्मल तौर पर तन्हा है दुनिया में। एना फ्रैंक कहती हैं चलो मैं अपनी बात की वजाहत करूंगी, चूंकि किसी को यकीन नहीं है, किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में मुकम्मल तौर पर अकेली कैसे हो सकती है। एंड आई एम नॉट, और एना फ्रैंक कहती है और मैं अकेली भी नहीं हूं। क्यों? आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे अजीज़ जो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले माँ बाप हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, मेरी 16 साल की बहन भी हैं बड़ी, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग वो हैं, ऑफकोर्स स्कूल में 30 लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा ख़ानदान है, लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ मौसियाँ हैं, एंड गुड होम, मेरा एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन नहीं, यानी ऑन सरफेस लेवल, यानी आपको ज़ाहिरी तौर पर लगता होगा आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे लगता होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप हैं, आंटियाँ हैं वगैरह, सिस्टर है, क्लास में फ्रेंड्स हैं 30, लेकिन एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग गुड टाइम। हाँ, अगर मैं सोच सकती हूँ कि हाँ ये बात सच है कि मैं जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ में अच्छा टाइम गुजारती हूँ, ये बात भी सच है। मैं इस बात के बारे में सोच भी रही हूँ, और ये सच भी है कि मेरी जो यानी व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ,
इज़ हैविंग ए गुड टाइम, उस वक्त मैं अच्छा वक्त उनके साथ बिताती हूँ, गुजारती हूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन वहाँ पर भी एक मसला है, मैं अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बात करूँ अपने उन दोस्तों के साथ, किसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, एनीथिंग के बारे में। हाँ, लेकिन करती हूँ ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी जो गैर मामूली चीज़ें होती हैं, यानी मामूली चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा, मतलब खाना खाया, आज टिफ़िन में आपकी क्या खाना लाया आपने आज, आपने होमवर्क किया नहीं किया, जैसे दोस्त क्लास में एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं वो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स तो हम डिस्कस करते हैं, मैं अपनी सहेलियों से पूछती हूँ, जवाब देती हूँ, लेकिन एनीथिंग, कुछ भी कहूँ उनसे, यानी अपने राज उनसे शेयर करूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। बस वहाँ तक ही वो मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं क्लास में, और नहीं लगता है मुझे कि हम काफ़ी नज़दीक आएंगे मज़ीद। यानी एक लिमिट है कि एक लिमिट के अंदर, एक हद के अंदर ही मैं अपनी उन सहेलियों और दोस्तों से हम कलाम होती हूँ क्लास में, बात करती हूँ क्लास में। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और वही तो प्रॉब्लम है। यानी मेरे पास तो सब दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी दोस्त के ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रही हूँ, करीब नहीं हो पा रही हूँ, वो यही मसला है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है इसमें मेरा ही फॉल्ट हो, मेरा ही कसूर हो, गलती हो, कि मैं एतमाद नहीं क्रिएट कर सकती, बना सकती अब एक दूसरे में। यानी शायद इसमें मेरा ही कोई फॉल्ट हो कि मैं अपनी उन सहेलियों का एतमाद हासिल नहीं कर पाती, या वो मेरा एतमाद हासिल नहीं कर पाती। कॉन्फिडेंस मतलब खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस, या हमें एतमाद ही नहीं है कि हम एक दूसरे के ज़्यादा दोस्त नहीं बनते हैं, क्लोज नहीं आते हैं। इन एनी केस, चाहे सूरत हाल कुछ भी हो, कोई भी सूरत हाल हो, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर। जो है कुल मिलाकर बात यही है। बस बात यही है कि शायद मुझ में ही फॉल्ट है कि मैं अपनी सहेलियों में उनके साथ एतमाद नहीं रखती हूँ, उन पर भरोसा नहीं करती हूँ, इसलिए कोई भी सहेली, कोई भी दोस्त मेरी ज़्यादा क्लोज़र नहीं है, नज़दीक नहीं है। शायद इसमें भी मेरा ही कोई फॉल्ट है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और बदकिस्मती से ये चीज़ें बदल भी नहीं सकती। यानी मैं किसी भी सहेली पर उतना भरोसा नहीं कर सकती कि मैं उसके ज़्यादा क्लोज़ हो जाऊँ, या वो मुझ पर भरोसा कर सकें कि वो मेरे क्लोज़ हुए, मेरे नज़दीक आएँ, और हम एक दूसरे के सामने राज की बातें शेयर करें। यानी ऐसी हालत है, और ये हालत, ये चीज़ें बदल नहीं सकने वाली। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो इसी वजह से मैंने डायरी स्टार्ट की। क्योंकि जब मैं किसी सहेली, किसी फ्रेंड का पर भरोसा ही नहीं कर सकूँगी, उसके क्लोज़ ही नहीं जाऊँगी, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने सीने से बाहर निकालना चाहती हूँ। तो मेरी एक ही सूरत नज़र आती है, वो है मेरी ये डायरी। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो एना फ्रैंक कहती हैं, यानी अपनी इस लंबे अरसे से इंतज़ार करे हुए दोस्त का, यानी मैं अपने इस दोस्त यानी डायरी चूँकि मेरी फ्रेंड है किटी, तो इस दोस्त का मैं लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, यानी काफ़ी अरसे तक मैं इंतज़ार कर रही थी इस दोस्त का। तो मैं इस दोस्त का, जिसका मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही थी, इन माई इमेजिनेशन, अपने ख़्यालों में, यानी मैं अपने ख़्यालों में अपनी इस डायरी को का इंतज़ार करती थी। तो इस इस इमेजिनेशन को मैं बढ़ रही थी, एनहेंस कर रही थी, और ज़्यादा कर रही थी। यानी मैं बड़े पैमाने तक अपने इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड को अपने ख़्यालों में क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि लॉन्ग अवेटेड है ना। तो आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जॉट डाउन करूँ, यानी मैं लिखूँ द फैक्ट्स इन दिस डायरी, चीज़ें, हकीकतें इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह अक्सर लोग करते हैं। यानी अक्सर लोग भी हकीकत ही लिखते हैं। मिसाल, डायरी में कोई किसी ने हिसाब लिख दिया तो या कोई डेट उसमें डाली डायरी में याद दहानी के लिए, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो डेट ख़त्म हो गई, तो उस डायरी को वो इग्नोर करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, छोड़ देता है। बेवफाई करता है इंसान उस डायरी के साथ, उसको तर्क करता है, छोड़ देता है, नई डायरी लाता है सपोज़। तो ऐना कहती हैं जिस तरह अक्सर लोग अपनी अपनी डायरियों में
चीज़ें, हकीकतें, बातें, कुछ भी लिखते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, जैसे मोस्ट पीपल करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। बल्कि मैं क्या करूँगी, बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस डायरी को बनाऊँ अपनी दोस्त। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपने इस दोस्त का नाम रखने इसको कॉल करूँगी किटी, यानी इसको मैं किटी के नाम से पुकारूँगी इस डायरी को। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो एना फ्रैंक कहती है, काफ़ी विट्टी है एना फ्रैंक, कहती है, Since no one would understand a word of my stories to Kitty, चूंकि कोई भी नहीं समझेगा एक लफ्ज़ भी मेरी कहानियों में, यानी मेरी कहानियों की का एक भी लफ्ज़ कोई नहीं समझेगा इस किटी में, यानी इस डायरी में जो मैं लिखूँगा, अपनी कहानियाँ लिखूँगी, अपनी बातें लिखूँगी, अपनी राज बताऊँगी इस डायरी को, इसमें दर्ज करूँगी, कलमबंद करूँगी, कोई भी इंसान उनको समझेगा ही नहीं, क्योंकि मैं छोटी 13 साल की लड़की हूँ, तो कोई क्या 13 साल की लड़की की डायरी से समझे। तो अब एनी कहते हैं, उससे भी बढ़कर बात, अगर मैं इस डायरी को कैसे लिखूँ, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यानी अगर मैं सीधे-सीधे डायरी लिखना शुरू करूँगी, तो कोई भी नहीं समझिएगा इस डायरी में कुछ भी, एक भी लफ्ज़, अगर मैं सीधे-सीधे ही डायरी लिखना शुरू करूँगी। इसलिए बेहतर है, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक मुख्तसर खाका पेश करूँ। आपको मैं पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, अपने आप के बारे में बताऊँगी। मच एज़ आई डिसलाइक डूइंग सो, अगरचे ये मुझे उतना करना नापसंद भी है। मजबूरी है, डायरी की ज़रूरत है। यानी मजबूरी है, मजबूरी के सबब मैं डायरी में अपना थोड़ा-सा खाका, ज़िंदगी का खाका पेश करूँगी, अगरचे मुझे वो करना पसंद नहीं है। एना फ्रैंक कहती है, My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was poor. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in the February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupras, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebrations. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, 5 मिनट्स की, 46 मिनट्स की। तो मैं इस वीडियो को, इस लेसन को, लेक्चर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और ये वाला, यानी माय फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर से हम कल इसका एनालिसिस मीनिंग करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय एवरीवन।